हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो आप लोगों का क्लास है ये वीट का क्लास है, ठीक है ना। कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूं की खेती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों का जितना भी क्लासेस है जो पीछे छूटा हुआ है उन सभी को हम लोग पूरा करेंगे, और उसके बाद जब आप लोग उतना पूरा कर लेंगे तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वही आप लोगों का क्लास क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जितना इधर छूटा है आप लोगों का उन सभी को पहले हम लोग पूरा करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्या, पहला जो आप लोग का चैप्टर था राइस, जिसको हम कल्टीवेशन ऑफ राइस कहते हैं, धान की खेती, हम लोगों ने एकदम अच्छे से और बहुत ही विस्तार तरीके से उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गेहूं के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालिए, कल्टीवेशन ऑफ वीट। कल्टीवेशन ऑफ वीट। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ वीट की बात करें, इसको हम कहते हैं गेहूं की खेती। गेहूं की खेती, जैसे धान हमारे लिए खरीफ में सबसे महत्वपूर्ण फसल था, वैसे ही गेहूं हमारे लिए रबी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है। इसका सेकंड स्थान है पूरे ओवरऑल अनाज की बात किया जाए गेहूं की, तो ठीक है ना। मतलब गेहूं राइस के बाद इंडिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और रबी में सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है ना। मतलब रबी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो ये काफ़ी हमारे लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है और काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे हम लोग धान के बारे में पढ़े थे, बोटेनिकल नेम से स्टार्ट किए थे, वैसे ही इसका भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वानस्पतिक नाम। और ये क्यों रखा गया था वानस्पतिक नाम, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें जब आप राइस का क्लास करिएगा तो उसी में हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए जो वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर हम धान की बात करें तो धान का बोटेनिकल नेम क्या होता है जी, राइस का ओराइजा सेटाइवा। ये तो आप लोग पढ़ लिए हैं, ओराइजा सेटाइवा। धान का होता है ओराइजा सेटाइवा, और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओराइजेनिन कहते हैं, ठीक है ना। अब लिखिए फैमिली। तो आप लोगों को हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो बताया था कि जितना भी आपके अनाज वाली फसल है वो सभी के सभी ग्रेमनी फैमिली में आता है। कौन सा फैमिली है? ग्रेमनी फैमिली। और इस ग्रेमनी फैमिली का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, उसका नाम है पोएसी। क्या नाम है? पोएसी। तो या तो आप ग्रेमनी कह लीजिए या पोएसी कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्रेमनी या पोएसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो कौन कौन सा आता है, तो देखिए राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, ठीक है। वीट के बाद मेज आ जाएगा, आप लोगों का अब रिवीजन के तौर पे भी होगा, ठीक है ना। वीट के बाद आपका बार्ले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जौ कहते हैं। बार्ले को क्या कहा जाता है बाबू? जौ कहते हैं। उसके बाद ओट, जिसको हम जई कहते हैं। ये दोनों रबी का इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। उसके बाद आपका सोरगम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और ये जो आपका है, एक तो चारे वाला भी फसल है और मोटा अनाज में भी आता है। सोरगम किस में आता है? चारे वाला फसल भी है और मोटा अनाज भी है। उसके बाद आपका पर्ल मिलेट। कौन सा? पर्ल मिलेट, जिसको हम बाजरा कहते हैं, पर्ल मिलेट। ये सभी किस में आएगा? ये सभी ग्रेमनी या पोएसी में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सावा है, ठीक है ना, कोदो है, ये सब मिलेट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिंगर मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स जिसको रागी या मंडुआ कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी किस में? एक चिन्ना है। ये सभी अनाज वाली फसलें और ये सभी किस में आता है? आपका ग्रेमनी या पोएसी में। गन्ना एक आपका शर्करा वाला फसल है जिसको हम लोग कहते हैं शुगर क्रॉप, ठीक है ना, वो भी आपका ग्रेमनी में ही आता है।
गन्ना आपका ग्रेमनी में आता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शुगर केन, ठीक है ना, शुगर केन। तो ये देखिए आप लोगों का जो पीछे आप लोग पढ़े थे वो आपका रिवीजन भी हो गया। अब हम बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम हुआ किसका, व्हीट का। अगर मेज का बात कहेगा तो मेज का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा आपका, जिया मेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिया मेज, नाम में ही लगा है जिया मेज, ठीक है ना। बार्ले का अगर कहेगा तो होइडियम बल्गेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, होइडियम बल्गेयर, ये साइंटिफिक नेम है। और आप लोगों को एकदम इसका स्पेशल एक क्लास हमने लिया था जिसमें साइंटिफिक नेम के साथ साथ हमने क्या बताया था, आपका ओरिजिन प्लेस भी बताया था हमने, ठीक है ना। इसका होता है एविना सेटाइवा। क्या होता है, एविना सेटाइवा। जई का सोरगम बाई कलर होता है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, सोरगम बाई कलर, ठीक है ना। पर्ल मिलेट का अगर पूछे तो पेनिसेटम ग्लूकम होता है। क्या होता है, पेनिसेटम ग्लूकम। तो बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे ताकि आप लोगों को जो पीछे पढ़े हैं वो रिवीजन भी होता रहे। आ जाइए, ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो ओरिजिन प्लेस कहाँ है भैया, तो ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया है, और राइस का साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया राइस का है और गेहूं का साउथ वेस्ट एशिया है। और साउथ वेस्ट एशिया में अगर बात करिएगा कि कौन सा कंट्री आता है तो आप देखिएगा तो जो आपका अफ़गानिस्तान वाला, इराक वाला, ईरान वाला जो पोर्शन है ये सब साउथ वेस्ट एशिया का देश है। जहाँ पे ईरान में एक दजला और फरात की घाटी है, वहीं पे इसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, किसका, आपका गेहूं का। तो ये याद रखिएगा, साउथ वेस्ट एशिया, इसको हम हिंदी में दक्षिण पश्चिम एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया कहते हैं। और भारत में जो गेहूं लाया गया वो आर्यों के द्वारा लाया गया। और आर्य आए कहाँ से थे, जो आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे, आर्य, ठीक है ना। जो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और फिर भारत के सबसे पहले जो पंजाब वाला क्षेत्र है उधर आए और सबसे पहले वो पशुपालन करना शुरू किए। और फिर वहाँ से जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ से फिर यूपी और बिहार में आना शुरू किया और फिर यहाँ खेती करना शुरू किए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। अब चलिए क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। अगर हम क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात करें, जैसे सभी में अलग अलग गुणसूत्र होता है ना, उसी तरह इसमें भी आपका गुणसूत्र संख्या पाया जाता है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। तो चलिए ये 2n बराबर या 6x बराबर 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। अगर हम बात करें x या n बराबर, ठीक है ना, n या x बराबर, तो ये 7 होता है। कितना होता है, बेसिक, जिसको हम x को किससे डिनोट करते हैं, बेसिक क्रोमोसोम से। बेसिक क्रोमोसोम से इतना डीप डिटेल्स में आप लोगों का इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है, पूछा भी जाएगा तो, लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं। जो x बराबर 7 है या n बराबर 7 वो बेसिक क्रोमोसोम को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और बेसिक क्रोमोसोम एक सबसे मतलब आधार उसका क्या होता है, उसका आधार होता है। और ये क्या है कि जब यहाँ x का मान 7 रखिएगा तो 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब हम किस से 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका हेक्सापोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सापोलाइड। तो गेहूं क्या है आपका, हेक्सापोलाइड है। जो हम लोग खाने के रूप में जो ये यूज करते हैं गेहूं, ये आपका हेक्सापोलाइड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एंट्रेंस में पूछ सकता है आपका। अब आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटेड इंस्टीट्यूट की। किसकी, रिलेटेड इंस्टीट्यूट की। संबंधित संस्थान, कौन कौन से संबंधित संस्थान हैं व्हीट से, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। संबंधित संस्थान, संबंधित संस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे राइस में आप लोग पढ़े थे कि एक तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसका पुराना नाम था सेंट्रल राइस। एक बार रिवीजन करा देते हैं उसका, ठीक है ना। एक था ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल दिए मोदी जी, कर दिए नेशनल राइस रिसर्च। ये आपका कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। कहाँ है बाबू, कटक उड़ीसा में है। उसके बाद एक आपका था IIRR, याद रखना है। ये आपका है राजेंद्र नगर हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च।
राजेंद्र नगर हैदराबाद में, ठीक है ना, राजेंद्र नगर हैदराबाद में, पटना वाला राजेंद्र नगर नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च, मतलब एक बार शुरू में आई आएगा, एक बार लास्ट में, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो कि फिलीपींस मनीला में है। कहाँ है बाबू? फिलीपींस में है, उसकी राजधानी मनीला है वहीं पे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को क्या किया गया है कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एक फिलीपींस का ही शहर है जिसका नाम है लॉस बेनोस, ठीक है ना, वहाँ पे भेज दिया गया है इसको, ठीक है ना, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये आप लोग पढ़े थे, और फिलीपींस में ही पढ़े थे कि डेपोग मेथड, जो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैट नर्सरी मेथड बोलते हैं, ये भी कहाँ से डेवलप हुआ था? फिलीपींस से ही हुआ था, ठीक है ना। कहाँ से? ये फिलीपींस में है आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा, मे भी हमको जहाँ तक लगता है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे गेहूं से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की। तो सबसे पहले लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं, एंड बार्ले मतलब जौ, व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, इसको लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए भारतीय। जैसे आप लोग 11 क्लास का तो आप पढ़े नहीं हैं, जो लोग 12th में चले गए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होगा। क्लास 11th वाले बच्चों का भी लाइव क्लास एकदम स्टार्टिंग से होगा, और उसमें भी आप लोग यूट्यूब पे क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो लगभग आज कितना तारीख है? आज है आपका 27, ठीक है ना। तो 1 अगस्त से जो क्लास 11th के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्लासेस लॉन्च हो रहा है, जो कि यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। और जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना है वो आकर पटना आ सकते हैं। और ये पटना में जो आपका संस्थान है, बाजार समिति मेन गेट के पास ही है। एक आपका हेल्पलाइन नंबर है या डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कॉल करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है बाबू? तो ये करनाल हरियाणा में है। कहाँ? करनाल हरियाणा में। आप लोग नाम सुने होंगे करनाल हरियाणा का, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा शहर है करनाल वहाँ का, ठीक है ना। मतलब चंडीगढ़, उसके बाद ये आपका करनाल है, हिसार है, ये काफ़ी वहाँ का फेमस सब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। चलिए लिखिए करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ के बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा खेल को प्रायोरिटी देते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा खेल को प्रायोरिटी देते हैं। और वहाँ का जो ओल्ड मैन है वो खेती को प्रायोरिटी देते हैं, और खेती साथ में खेल, और पूरा एकदम अपना मतलब शानो शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं हरियाणा वाले, ठीक है ना। और पंजाब वाले भी, ठीक है ना। लेकिन हरियाणा वाले सेना में, देखिए जो युवा हैं वो सेना में, जो एकदम थोड़ा सा युवा से नौजवान हो गए हैं वो चले गए कहाँ? सेना में। और जो ओल्ड मैन है वो अपना खेती कर रहा है, मतलब अलग अलग स्टेप पे तीनों लोग, ठीक है ना। मस्त गाड़ी उड़ी रखते हैं सब, घर और बढ़िया बना के एकदम। और वहाँ पे डेयरी भी बहुत बढ़िया से करते हैं, मतलब पशुपालन, और उन लोगों की दूध दही की कमी नहीं होती है, ठीक है। देखते होंगे आप लोग कि हरियाणा के जो लोग हैं कितने लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, खान पान पे वो क्या करते हैं, अपना विशेष ध्यान देते हैं, और साथ में खेल कूद पे भी, ठीक है ना। और बिहार अब जाके खेल कूद पे फोकस कर रहा है, खेल कूद पे अब फोकस कर रहा है कि एक मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिहार सरकार का ये क्या है, एक स्कीम चला हुआ है कि एक मेडल लाइए आप और नौकरी पाइए, ठीक है ना। तो अब खेल में भी बच्चे बिहार के क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रिकेट में भी कई सारे प्लेयर हैं, जिसमें सबसे स्टार आपके वैभव सूर्यवंशी, उसके बाद एक गोपालगंज के मुकेश कुमार हैं, ठीक है।
तो ये सभी क्रिकेटर, और एक जो हैदराबाद में वो बॉलर था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये सब कई सारे प्लेयर हैं, ठीक है ना, जो अब खेल में आगे आ रहा है। बाकी हॉकी में, ठीक है, फुटबॉल में भी आगे आने की ज़रूरत है, और कई सारे कबड्डी वगैरह ये सब खेल में आगे आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया करनाल हरियाणा में है। चलिए, इधर नहीं दिख रहा होगा, लिख लीजिए इसको पूरा। ये एक ही है जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है। कौन सा है? मतलब राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है ये, नेशनल। उसके बाद एक लिखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, गेहूं से रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल है, जिसका नाम है सीमिट। जिसका नाम क्या है? सीमिट। और ये सीमिट का हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। चलिए, इसका फुल फॉर्म हम लिखते हैं। लिखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। ये व्हीट और मेज है, और ये व्हीट एंड बार्ले है। व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। ये है कहाँ? तो ये मैक्सिको में है बाबू। कहाँ है? मैक्सिको में है। और मैक्सिको एक कंट्री है, बहुत ही शांत स्वभाव का कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ के लोग काफ़ी कृषि के क्षेत्र में आगे हैं, ठीक है। और साथ में नौकरी पेशा में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, झगड़ा वगैरह करता है ना, वैसे ये कंट्री नहीं है, एकदम शांत कंट्री है, किसी से कोई बहसबाजी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे रहने वाले लोग भी काफ़ी शांति से अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है ना। और ये अमेरिका के पास है। कहाँ है बाबू? अमेरिका के पास है। और भारत के बहुत सारे जो कृषि के वैज्ञानिक है इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, ठीक है ना। आप भी जब बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाइएगा तो इन्हीं सब इंस्टीट्यूट में जाके आपको काम करना है, शोध करना है, रिसर्च करना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो गया? सीमिट आपका मैक्सिको में है। और ये कब बना है? 1966 में बना है। कब बना है? 1966 में। तो आप सभी, ये दो इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को जानकारी हो गया कि ये दो इंस्टीट्यूट किसके लिए काम करता है? आपके व्हीट के लिए, ठीक है ना। और ये तो मेज के लिए भी काम करता है, और ये व्हीट और बार्ले दोनों के लिए। अब हेडिंग डालिए आप लोग, इम्पोर्टेंस। क्या डालना है? इम्पोर्टेंस, जिसको हम कहते हैं महत्व, ठीक है ना। अब क्या महत्व है भाई किसका? तो गेहूं का, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या? गेहूं। तो चलिए लिखिए, व्हीट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप इन बिहार, ठीक है। गेहूं बिहार की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। गेहूं बिहार का एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। और रबी की बुआई कब करते हैं हम लोग? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल में कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखिए, इन इंडिया wheat is second most important रबी क्रॉप। या लिख लीजिए, इन इंडिया व्हीट इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस। मतलब विश्व में, भारत में धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, भारत में धान के बाद
धान के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण फसल है, दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट समझ गए कि बिहार में ये सबसे इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप है, और अगर भारत में भी देखा जाए तो ये रबी क्रॉप का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है ना। और अगर देखा जाए ओवरऑल कि विश्व में भारत में गेहूं का कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है अनाज वाली फसलों में, और विश्व में अगर देखा जाए तो गेहूं का फर्स्ट स्थान है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, अगर हम इम्पोर्टेंस की ही बात करें तो देखिए, अगर इन वर्ल्ड में आप देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप, ठीक है ना, महत्वपूर्ण फसल। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण फसल। अगर हम महत्वपूर्ण फसल की बात करें और कहाँ बात करें, इन वर्ल्ड में, तो इन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए वीट एक नंबर पे है, विश्व में कौन है, गेहूं है। विश्व में आपका क्या है, गेहूं है, दूसरे पे राइस है, और तीसरे पे मेज है। तीसरे पे क्या है, मेज है। पूरा ओवरऑल अनाज वाली फसलों में, ठीक है ना, एक नंबर पे विश्व में वीट है, दो नंबर पे राइस है, और तीन नंबर पे आपका मेज है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका गेहूं, ठीक है ना, ये हो गया आपका धान या चावल कह सकते हैं, ये हो गया आपका मक्का। ठीक है, तो ये ऐसा सीक्वेंस है पूरे विश्व में। अगर इन इंडिया में बात किया जाए, इन इंडिया में, तो इन इंडिया में हम कई दिनों से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, राइस भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो इन इंडिया में नंबर 1 पे कौन सा फसल है बाबू, तो आपका राइस है। ठीक है ना, और बिहार में भी सेम है, बिहार में भी सेम है। तो चलिए लिखिए, नंबर 1 पे आपका राइस, 2 पे आ जाता है वीट। ठीक है ना, हम लोग वीट को सेकंड पे प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रबी में कहेगा तो नंबर 1 पे ही है। ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल में कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड पे। ठीक है ना, और थर्ड पे मेज है। ये हो गया आपका धान, दूसरे पे हो गया आपका गेहूं, और तीसरे पे हो गया आपका मक्का। चलिए, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, इन बिहार। बिहार में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का मुख्य फसल कौन सा है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एंट्रेंस वाले एग्जाम में, या बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो रबी का कहेगा तो रबी का वीट होगा भारत में, और बिहार में भी रबी में कहेगा तो वीट होगा, लेकिन ओवरऑल कहेगा तो राइस होगा, ओवरऑल राइस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल का ही हम लिखवा रहे हैं बाबू आप लोगों को, राइस, वीट, और फिर क्या हो गया आपका मेज हो गया, राइस, वीट और मेज। ये प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, और साथ में इम्पोर्टेंट क्रॉप की बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट सबसे यही है। ठीक है ना, और भारत में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हम लोग चावल का उत्पादन करते हैं, बिहार में भी हम लोग चावल का ही उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, और तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मक्का होता है। अब आ जाइए, अब है इसका हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्या लिखेंगे, न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू, जिसको हम पोषण मान कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण मान। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। आप लोग पढ़ते होंगे बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में। ठीक है ना, चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं, देखिए एग्रीकल्चर के लिए तो आपको परेशान नहीं होना है, एग्रीकल्चर का आपका हम पूरा करवाएंगे। आप लोग केमिस्ट्री, बायो एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, जिनका मान लेते हैं फिजिक्स है वो फिजिक्स भी अपना पढ़ते रहें अच्छे से, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। और एग्रीकल्चर में आपको मैं बता रहा हूँ ना कि एग्रीकल्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना, आप लोगों का क्लास ये कंटिन्यू मिलेगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो 68% पाया जाता है। कितना परसेंट गेहूं में, 68%। प्रोटीन की अगर हम बात करें, किसकी, प्रोटीन की,
तो प्रोटीन इसमें कितना परसेंट पाया जाता है। और प्रोटीन पता ही है आप लोगों का कि प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है ना। तो कितना पाया जाता है, तो 8 से 13%। 8 से 13% क्या पाया जाता है, गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। और आप लोग धान में कितना पढ़े थे जी, राइस में प्रोटीन कितना पढ़े थे, 6 से 7%, यही ना पढ़े थे जी। राइस में 6 से 7% प्रोटीन पढ़े थे। और ये जो प्रोटीन आप पढ़े थे इसका नाम था ओराइजेनिन। तो इसीलिए देखिए आपको घर वाला कहता है ना कि बाबू रोटी खाना ज़्यादा, ठीक है ना। वो जानता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, मोटापा नहीं बढ़ाएगा। और राइस से क्या होता है, कहते हैं घर वाले कि मोटापा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये है आपका प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का नाम क्या है, ठीक है ना, इस प्रोटीन का नाम क्या है। तो इस प्रोटीन का नाम पूछ देता है तो ग्लूटीन। क्या नाम है, ग्लूटीन। अब कुछ याद नहीं आएगा तो याद रखना है ग से गेहूं और ग से ग्लूटीन, ठीक है ना। अब जो ग्लूटीन आपका प्रोटीन है ये क्या करता है ना कि बेकरी में जब हम केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं तो ये फूलने में सहायक होता है, ठीक है ना। अब चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोटीन। अब है फैट। क्या है, फैट। तो 1.5 से 2%, फैट कितना पाया जाता है, और 1.5 से 2%। और धान में 2 से 2.5% पाया जाता है, चावल में मतलब, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा फैट पाया जाता है किस में, आपका राइस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू। प्रोटीन वाला याद रखिएगा, प्रोटीन वाला पूछ देता है, ठीक है ना। प्रोटीन वाला क्या करता है, आपका पूछ देता है, तो इसको आप लोग क्या करना है, याद रखना है। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया क्या कि कौन कौन सा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 68, प्रोटीन 8 से 13। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता। अब देखिए कौन सा देश हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं की खेती करता है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर देखेंगे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर देखेंगे, फिर बिहार में भी देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, इन वर्ल्ड में, ठीक है ना, इन वर्ल्ड, विश्व में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे कौन सा देश उगाता है, सबसे पहले हम लोग एरिया देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एरिया। अगर हम एरिया की बात करें बाबू, तो सबसे ज़्यादा एरिया पे आपका उगाता है चाइना। कौन, चाइना। दूसरे पे है अपना इंडिया। दूसरे पे क्या है, इंडिया। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, किसकी, प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन में, व्हीट के प्रोडक्शन में कौन सा नंबर 1 कंट्री है, आपका चाइना ही है। कौन है, चाइना ही है, जिसको हम चीन कहते हैं। और ये हो गया आपका भारत, ठीक है ना। ये तो हिंदी में नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्या जी, इतना भी कमज़ोर थोड़े ना आप लोगों का इंग्लिश होगा। चलिए, चाइना, और ये हो गया आपका इंडिया। तो एरिया में और प्रोडक्शन में दोनों में चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया का स्थान 2nd है। लेकिन यही जब हम बात करेंगे कि राइस में भारत का कौन सा स्थान है, तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों में विश्व में नंबर 1 पे है। विश्व में चावल उत्पादन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा कंट्री है, अपना भारत है। लेकिन गेहूं में हम लोग 2nd नंबर पे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो गेहूं के प्रोडक्शन में भी हम लोग क्या कर देंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन बात ये है ना कि कुल बजट का ना कृषि के क्षेत्र पे बहुत कम खर्च करता है भारत सरकार, ठीक है ना। बाकी इधर उधर खर्च, जैसे अभी राफेल वगैरह खरीदने में, लड़ाई वाला सामान खरीदने में ज़्यादा खर्च कर देता है, ठीक है ना।
जो हम लोग का, एक तो आप लोग पढ़ते ही होंगे शुरू से कि भारत कृषि प्रधान देश है। देखिए खरीदिए हथियार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब शिक्षा पे खर्च करिए, रिसर्च पे खर्च करिए, कृषि के क्षेत्र में खर्च करिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मुख्य जो आधार है, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था टिका हुआ है कृषि पे टिका हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और साथ में किस पे है, और जो बिहार की भी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पे है। हम लोग के यहाँ उद्योग धंधा कोई है? कोई उद्योग धंधा नहीं है लगभग देखा जाए तो, ठीक है ना। कहीं कहीं पे कहीं प्लाईवुड का काम होता है, जैसे हाजीपुर वैशाली में जाइएगा तो कहीं पेपर हल्का फुल्का बनता है, बस इतना ही है, ठीक है ना। और इस पूरे पटना में देखिएगा तो फैक्ट्री कोई है ही नहीं, बस यही चिप्स कुरकुरे वाले होंगे आपको, तो वो तो नॉर्मली कहीं पे भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, किसकी? प्रोडक्टिविटी की। अच्छा प्रोडक्टिविटी क्या होता है जी? आप लोग तो जानते होंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्शन किसको कहते हैं और प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं आपने 10 हेक्टेयर में गेहूँ उगाया, ये आपका पूरा का पूरा जो लैंड है ये 10 हेक्टेयर का प्लॉट है। कितना? 10 हेक्टेयर। ये आपका कितना है? 1 हेक्टेयर, मतलब ये पूरा 10 हेक्टेयर है और ये एक छोटा सा प्लॉट 1 हेक्टेयर हुआ, ठीक है ना। अब इस 10 हेक्टेयर में इस पूरे को लेके आपने जो प्रोडक्शन किया गेहूं का, वो आपने उगा दिया कितना? लगभग मान लेते हैं 200 क्विंटल। कितना? 200 क्विंटल, ठीक है ना। तो 200 क्विंटल आपने उगाया कितना हेक्टेयर में? 10 हेक्टेयर में, ठीक है ना। तो जो 10 हेक्टेयर में आपने 200 क्विंटल उगाया वो हो गया आपका प्रोडक्शन। क्या हो गया बाबू? आपका प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस 200 क्विंटल को आप ऐसे देखिएगा कि भाई अगर 210 हेक्टेयर में हुआ तो 1 हेक्टेयर में कितना होगा? तो इसको हम 10 से भाग दे देंगे, और जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कटा और हमारे पास आया 20। मतलब 1 हेक्टेयर में इतने में 20 क्विंटल उत्पादन हुआ, ठीक है ना। तो जो पर हेक्टेयर उत्पादन हुआ मतलब 20 क्विंटल, वही आपका प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसा नहीं है कि जिस देश का प्रोडक्शन ज़्यादा है उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई कंट्री ऐसा है कि वो क्या करता है कि अपनी जितनी ही ज़मीन पे खेती करता है एकदम अच्छे से करता है और उसमें पर हेक्टेयर उत्पादन क्या करता है? अधिक करता है। जैसे आप पंजाब को देखिएगा तो गेहूं में, धान में वो पर हेक्टेयर उत्पादन हम लोगों से कहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। मतलब लगभग दुगुना भी करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास सिंचाई की सुविधा है, उनके पास मशीनों की सुविधा है, उनके पास समझिए रुपये पैसे हैं जिससे वो खेती पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और सभी चीज़ टाइम टू टाइम करते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन जो है वो क्या है? बढ़ जाता है। हम लोग धान गेहूँ क्यों उगाते हैं? हम लोग बस भरण अपना पेट पालने के लिए उगाते हैं, हम लोग बेचने के लिए थोड़े ना उगाते हैं, बस अपना जो जीवन यापन हो जाए। तो लिखिए नीदरलैंड। कौन सा लैंड? नीदरलैंड। और नीदरलैंड एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है और यहाँ पे फूलों की खेती भी बहुत बढ़िया से होती है, ठीक है ना। और नीदरलैंड फूल बेच के ही बहुत आगे है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला पोर्शन। चलिए आइए, अब हम लोग, ये तो हो गया वर्ल्ड में, अब हम लोग लिखेंगे कहाँ? इंडिया में। अब कहाँ लिखेंगे? इंडिया में, ठीक है। चलिए आइए लिखिए इन इंडिया। इन इंडिया, भारत में। इन इंडिया, भारत में। भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। 1 मिनट, एरिया लिख देते हैं पहले, ठीक है। हाँ, एरिया की अगर हम बात करें तो कौन है? यूपी है। दूसरे पे कौन है बाबू? एमपी है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन, उत्पादन इसको कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाले भी बच्चे हैं, हम भूल ही जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं उत्पादन।
ये हो गया आपका क्षेत्र। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में आपका यूपी नंबर 1 पे है और दूसरे पे आपका पंजाब है। दूसरे पे कौन सा है? पंजाब है, ठीक है ना। दूसरे पे आपका पंजाब है। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, ठीक है ना, और ये देखिए ये सब प्रोडक्टिविटी ये सब बदलते भी रहता है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही बदलेगा आप लोगों को हम अपडेट करवाते रहेंगे, ठीक है ना। इसको हम उत्पादकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादकता। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता पर हेक्टेयर पंजाब का है। किसका है? पंजाब का। और दूसरे नंबर पे आपका इसी का भाई हरियाणा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे प्रोडक्टिविटी में कौन है, मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा है? आपका पंजाब है और फिर हरियाणा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कहाँ? आपका वर्ल्ड में और इंडिया में। यहाँ पे हम लिखते हैं इन बिहार, इन बिहार। अगर हम इन बिहार की बात करें मतलब बिहार में, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार में, ठीक है ना। बिहार में एरिया कितना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 लाख हेक्टेयर पे हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, 22 लाख हेक्टेयर पे, ठीक है ना। एरिया पूछ देगा। और गेहूं की अगर धान की बात करें तो 33 लाख हेक्टेयर पे। धान की अगर बात करें तो कितना, राइस का एरिया कितना है भारत में, सॉरी बिहार में, ये क्वेश्चन पूछ देता है बाबू, ठीक है ना। तो ये 33 लाख हेक्टेयर है, 33 लाख हेक्टेयर, जिसमें आपका 32 लाख हेक्टेयर में अमन राइस और 1 लाख हेक्टेयर में गर्मा और बोरो। आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 2800 से 3000 केजी, 2800 से 3000 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है ना। मतलब बिहार में 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन 2800 से 3000 केजी होता है। अगर इसको क्विंटल में चेंज करिएगा तो 100 से भाग दे दीजिएगा तो 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यहाँ का बिहार का उत्पादकता है। और अगर हम बात करें धान की उत्पादकता कितनी है, धान का प्रोडक्टिविटी कितना है, ये सभी हम धान का लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है 2525 केजी। कितना है? 2525 केजी, मतलब 25 क्विंटल 25 केजी पर हेक्टेयर। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए लिखिए इन बिहार, इन बिहार, इन बिहार रोहतास हैज, रोहतास हैज फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। इन बिहार रोहतास हैज फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। मतलब उत्पादन और क्षेत्र में जो बिहार में आपका कौन सा जिला है? रोहतास जिला है, ठीक है ना। रोहतास जिला नंबर 1 पे है। तो धान के उत्पादन में भी रोहतास ही है और आपके गेहूं के उत्पादन में भी रोहतास है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार में रोहतास जिला का ही है, जिसका नाम है सासाराम, ठीक है ना। क्या है? सासाराम। यहाँ पे धान और गेहूं की खेती सबसे अच्छे पैमाने पे इसलिए हो जाती है और यहाँ का प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी नहरें हैं, जिसमें आपका पूर्वी सोन नहर है, ठीक है ना, जिससे क्या होती है, और पश्चिमी सोन नहर, कौन सा? पश्चिमी सोन नहर है, सॉरी, ठीक है ना। और एक उत्तरी कोयल भी है। तो यहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, जिससे क्या है कि यहाँ पे धान और गेहूं की खेती अच्छे पैमाने पे होती है। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं हम लोग बॉटनी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? बॉटनी के बारे में, वनस्पति के बारे में। चलिए लिखिए बॉटनी, जिसको हम कहते हैं वनस्पति। अगर हम वनस्पति की बात करें, ठीक है ना, अगर हम वनस्पति की बात करें अगर हम वनस्पति की बात करें तो ये C3 प्लांट है। कौन सा है? C3। धान में हम बॉटनी नहीं लिखवाए हैं लेकिन उसको लिखवा देंगे, ठीक है ना। देखिए
ये जो आप लोगों का बायो का पोर्शन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट, ठीक है ना। तो ये बायो वाला पोर्शन है, तो जिसमें कार्बन के 3 चक्र पाए जाते हैं उसको हम C3 प्लांट कहते हैं। अब ये रबी में बोते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठंडी के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में बोलते हैं हम, तो इसको क्या होगा, धीरे धीरे लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? धीरे धीरे लाइट मिलेगा। तो ये फूल खिलने में क्या लगाएगा? ज़्यादा समय लगाएगा। फूल खिलने में क्या लगाएगा? ज़्यादा समय लगाएगा। इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। कौन सा? लॉन्ग डे प्लांट। एंड ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो लिखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है ना। ये आपके एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लिखिए फ्रूट टाइप। कौन सा? फ्रूट टाइप। फल का प्रकार। अगर हम फल का प्रकार की बात करें तो जितना भी अनाज वाला फसल है उसके फल के प्रकार को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। और आप लोग जब BCC का क्वेश्चन देखिएगा, या हो सकता है आप CVT का देख रहे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैरियोप्सिस कौन क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। उसके बाद अगर हम इनफ्लोरोसेंस की बात करें, इनफ्लोरोसेंस की बात करें, इसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। तो हम लोग बोर्ड और साथ में एंट्रेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए इनफ्लोरोसेंस की मतलब इसमें फूलों का क्रम कैसे लगा है। पुष्प का मतलब होता है फूल, और क्रम का मतलब कि किस सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पुष्पक्रम जो लगा होता है उसको हम लोग स्पाइक कहते हैं, या आप लोग लोकल लैंग्वेज में इसका नाम सुने होंगे, गांव में इसको ईयर कहता है, लोग बाली कहता है गेहूं को, ठीक है ना। क्या कहता है? बाली कहता है। तो स्पाइक या ईयर हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे इसके क्लाइमेट की, ठीक है ना। किसकी? क्लाइमेट की। चलिए तो लिखिए क्लाइमेट, जिसको हम कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। अगर हम जलवायु की बात करें तो जो आपका गेहूं है वो एक रबी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है ना। तो लिखिए व्हीट इज ए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप। और जब रबी क्रॉप है तो इसको हम कब उगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए गेहूं एक रबी की फसल है। लिखिए गेहूं रबी की, यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। व्हीट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप बिहार और इंडिया दोनों में। तो गेहूं रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब इसको जब हम लोग रबी का ये फसल है तो इसको उगाएंगे कब? तो ये ठंडी के सीजन में। तो लिखिए व्हीट इज ए कूल सीजन क्रॉप। कूल सीजन क्रॉप। आप लोग को जब क्लाइमेट पूछेगा तो इतना आप लोग पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना। कूल सीजन क्रॉप। तो लिखिए गेहूं ठंड जलवायु की फसल है, या ठंडी जलवायु की फसल है। ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ठंडी जलवायु की फसल है। उसके बाद आ जाइए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि कितना टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है ना। अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान, अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान, ठीक है। अगर हम अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान की बात करें तो ये कितना होता है आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा तो अंकुरण अच्छे से होगा,
ठीक है ना, इसके बीच में। जैसे आप लोग देखते होंगे जब हम गेहूं उगाते हैं तो नवंबर में या तो डालते हैं, नहीं तो दिसंबर लेट अगर बोते हैं तो दिसंबर में, ठीक है ना, लेकिन नवंबर लास्ट तक हम गेहूँ, तो उस टाइम एवरेज आपका 20 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है कभी कभी। दिसंबर में जब, तो पहले अंकुरन होगा, ठीक है ना, तो पहले अंकुरन होगा, बीज डालने के बाद अंकुरन होगा, तो उस टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आइए, अब हम बात करेंगे किसकी, वेजिटेटिव ग्रोथ की। तो लिखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, तो ये बताइए जब इसमें जड़, तना और जब पत्ती का विकास होता है उसी को हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। इस बात को आप लोग समझिए कि पौधों के वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, इसको यहाँ पे हम समझा देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप लोग हिंदी में लिखिए, ठीक है ना। वानस्पतिक वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान। अब अगर वानस्पतिक वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान की बात करेगा तो कितना होगा, तो ये बताइए अंकुरण के टाइम तो 20 से 25 है, तो ये जो टेम्परेचर है जब वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव पार्ट पहले समझ लीजिए, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है पौधों के, तो लीफ, रूट और स्टेम, ठीक है ना, इन तीनों को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो वानस्पतिक वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब इन तीनों के वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब इन तीनों का वृद्धि के लिए तापमान अधिक होगा कि कम होगा, तो आप देखते होंगे जब नवंबर में हम बोते हैं तो इसका दिसंबर और जनवरी में वेजिटेटिव पार्ट का जो ग्रोथ है वो होगा, तो उस टाइम टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर एवरेज होता है आपका 14 से 18 डिग्री सेल्सियस, 14 से 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी वाले में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जहाँ तक हमको लगता है वो आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जनवरी और जो दिसंबर का महीना है वो वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे, अब जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा तब क्या होगा, दाना का फॉर्मेशन होगा, मतलब इसमें अनाज जो दाना है वो फलेगा, ठीक है ना। तो लिखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, एकदम हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रेन फॉर्मेशन। ग्रेन मतलब आपका अनाज, ये फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा तो ये दूधिया अवस्था में आता है, ठीक है ना, वो मिल्की स्टेज में होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रेन फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये आपका 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 23 से 25, क्योंकि ये कब चला जाता है आपका, फरवरी के महीने में। अब ये जब आपका ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दाना बन जाएगा, तब वो पकेगा, ठीक है ना। तो लिखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, देखिए एक एक स्टेप में आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ, जैसे जैसे हम बो रहे हैं वैसे वैसे तापमान एक बार घटा है और फिर बढ़ने लगा है, क्योंकि अब हम तो फरवरी मार्च में आ रहे हैं ना। तो लिखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइपेनिंग, ठीक है ना, राइपेनिंग का मतलब पकना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्या होता है, इस पे आपका जो गेहूं के दाने हैं वो पकना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, ये आपका क्लाइमेट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अब सॉइल पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं, मृदा। और आप लोगों को बताएं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है बाबू, तो ये भोपाल में है। और वहीं भोपाल पे क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। उस दिन आप लोगों को भोपाल में 2 इंस्टीट्यूट है और दोनों का नाम, एक का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस और एक का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उस दिन हम इसको आप लोगों को बता दिए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो सेंट्रल है, ठीक है ना।
अब सेंट्रल का ये बस इतना समझना है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात आएगा तो कहाँ है, आपका भोपाल में है, ठीक है ना। सॉइल के स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो लिखिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, जिसको दोमट मृदा कहते हैं, लोमी सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर wheat cultivation, ठीक है ना। चलिए लिखिए उचित जल निकास वाली दोमट मृदा गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीएच की, ठीक है ना, पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय, जो न्यूट्रल आपका होता है सॉइल का पीएच, जैसे 7, ठीक है ना, 7 ना क्षारीय है ना अम्लीय, क्या है आपका न्यूट्रल है। तो 7 पीएच मान वाले मृदा में सबसे अच्छा गेहूं की खेती होती है, ठीक है ना। तो लिखिए बेस्ट सॉइल पीएच फॉर व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है ना, व्हीट कल्टीवेशन कितना होता है? 7 होता है, pH 7 हो जाएगा। तो लिख लीजिए pH 7, ठीक है ना। तो लिखिए गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त pH मान कितना होता है? तो pH हो गया आपका 7, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है ना कि अब 7 वाले pH में इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तो ना ही अम्लीय में अच्छा हो पाएगा और ना ही क्षारीय में। तो लिखिए व्हीट yield poorly in acidic and alkaline soil, ठीक है ना। अम्लीय और क्षारीय मृदा में गेहूं का उत्पादन क्या होता है? आपका न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है, गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है। चलिए तो ये हो गया, आप ये एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जब सॉइल की बात आएगा तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो लिख लिए होंगे, जो आपका क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, 15 ये हुआ तो एक्चुअल में 30, लेकिन आपका कितना करना है, आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, कितने नंबर का, 15 नंबर का बनाना है, ठीक है ना। तो जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं पूछ दिया गेहूं की खेती के बारे में या गेहूं की खेती के में निम्न शीर्षक में वर्णन करिए, ठीक है ना, मतलब व्हीट के बारे में डिस्क्राइब करना है कौन कौन से आपके टॉपिक पे, ठीक है ना। तो एक आ जाता है आपका पूछ देगा कि जलवायु, तो जलवायु आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, जलवायु के बारे में आप ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि जब शुरू करना होगा तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप इतना लिखना अनिवार्य है, गेहूं की खेती पूछ दिया तो सबसे पहले इतना लिख दीजिएगा एकदम हेडिंग में अच्छे से हैंड राइटिंग बैठा के,
ठीक है ना। उसके बाद आपको जिस जिस पॉइंट पे पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि गेहूं के खेती की निम्न शीर्षक में वर्णन करिए, अब पहला दे दिया क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के बारे में आपने इतना लिख दिए। फिर दे दिया सॉइल, तो सॉइल के बारे में आपने इतना लिख दिया, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। उसके बाद आपको दे दिया वेराइटी, तो आगे वेराइटी पढ़ाएंगे तो उसमें वेराइटी लिखना है। फिर दे दिया इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंधन, तो ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और इसी तरह से आप लोगों को हम अभी बताएंगे भी कि कैसे लिखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी ग्रुप में डाल देंगे। अभी आपका 1 तारीख के बाद सब ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चला जाएगा, और जो पढ़ाई हो रहा है वो सभी चीज़ आप लोग देखिएगा कि सही में पढ़ने से, यूट्यूब पे क्लास करने से हमको फ़ायदा है कि नहीं। अगर फ़ायदा होगा तो आपको क्लास आप करिएगा, और नहीं होगा तो देखिए जहाँ जिसको फ़ायदा होता है वही करता है सब, ठीक है ना। तो आपको भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो क्लास करिए, नहीं हो रहा है नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि घाटा में क्यों रहिएगा आप भी। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है उसको बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना। और साथ में हम लोग फिर से कभी कभी हम लोग बीच बीच में क्या करेंगे, जो आपका एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को भी करेंगे। इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।